प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि एक एकाम घटिकाम दृष्टवा, यानी कि एक एक घड़ी को देखकर तत्संबद्ध वाक्यम, उससे संबंधित वाक्य को चय और उससे संबंधित वाक्य को पठित्वा पढ़ करके वदतु ये बताइए यत की कह सम्यकम नास्ति, कौन सा सही नहीं है। आपको एक एक घड़ी पढ़नी है और पढ़ने के बाद में ये बताना है कि कौन सा इसमें उत्तर सही नहीं है। देखिएगा, ये कह रहा है कि 5:10 हो गई। कितने 10:10 हो गई? 5:10। तो इसके लिए यहाँ हमको पढ़ना है कि 10 नी में 70 कितनी मिनट ज़्यादा हो गई? पंचवादने, यानी कि ये पढ़ना है आपको पंचवादने। इसकी संस्कृत ये बनती है। फिर ये कह रहा है कि मोहन विद्यालय से 10 निमेष 70 10 मिनट और 5 बजकर, है ना, वादने बजे गृहम गच्छति, घर जाता है। तो जो संस्कृत हमने बनाई है वह संस्कृत इसकी है, बराबर यह वाक्य सही है। ये कह रहा है 9:55। कितना? 9:55 की बात करता है। अब ये 9:55 कहना चाह रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो लता है वो छात्रावास में पंचकला न्यूनम 10 वादने, यानी कि 9:55 का मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग? हम समझ रहे हैं कि 5 मिनट कम हैं। कितने बजने में? 10 बजने में। तो हमने इसको लिखा है कि लता छात्रावास में पंचकला न्यूनम, यानी कि 5 मिनट कम हैं 10 बजने में। तो जब 10 बजने में 5 मिनट कम है तो कितने बज गए? 9:55। भोजनम करोति, भोजन करती है, अर्थात ये वाक्य भी सही है। अगला सवाल कि राकेश है पंचनिमेषः न्यूनम 11 वादने आपणम गच्छति। यहाँ पे समय दर्शाया गया है 11:05 का। अब 11:05 को लिखना होता है कि पंचनिमेषोत्तर 11 वादने, यानी कि राकेश है पंचनिमेष। यहाँ पे जो ये उत्तर आना चाहिए था, यानी कि उत्तर आना चाहिए था निमेषोत्तर जो आना चाहिए था, इस निमेषोत्तर के बजाय एग्जामिनर ने क्या लगा दिया है? न्यूनम लगा दिया है। और न्यूनम ने इस पूरे के पूरे वाक्य को क्या कर दिया है? अशुद्ध कर दिया है। यहाँ पर अधिक, ये न्यूनम अधिक के स्थान पे न्यूनम जो दर्शाया है, यही कारण है कि यहाँ पर इसका राइट आंसर यही निकलेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि सही नहीं है। तो सही कौन सा नहीं है? सही यही नहीं है। जबकि इसकी संस्कृत बननी चाहिए कि पंच कलोत्तर या निमेषोत्तर। 5 मिनट ज़्यादा हैं 11 वादने, है ना, 11 वादने बजने में। कितने मिनट ज़्यादा हैं? 11 बजे कर 5 मिनट हो गई हैं, तो 5 मिनट ज़्यादा हैं 11 बजने में। जबकि यहाँ पर उत्तर के बजाय क्या लगा दिया है? न्यूनम लगा दिया है, और इसका राइट आंसर भी यही मान लिया गया है। इसके बाद में सुबह पंचकला न्यूनम 60 वादने पूजाम करोति, यानी कि ये 5 बजकर कितने मिनट हो गई हैं? 5:55 की बात कर रहा है। अर्थात ये समझना चाहिए कि यहाँ पर जो ये सुबह है ये पंचकला न्यूनम, यानी कि पंचकला न्यूनम का मतलब है कि 5 मिनट कम हैं। कितने बजने में? 6 बजने में। 55 यानी कि 5 मिनट कम है। कितने बजने में कम है? 6 बजने में कम है। इसलिए सुबह पंचकला न्यूनम 60 वादने, 6 बजने में 5 मिनट की देरी है, तो क्या करती है? पूजा करोती, पूजा करती है। 1 2 3 1 2 3 ये सही है, और ये पूछ रहा है सही नहीं है। तो सही कौन सा नहीं है? ये सही नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न कि मेलनम कुरुत, मिलान कीजिए। तो जो सुबंत होते हैं, सुप तिंगंतम पदम से सुबंत कितने होते हैं? 21। और जो तिंगंत होते हैं, तिंगंतों की संख्या होती है 18। पद संज्ञक जो वर्ण होते हैं सुबंत और तिगंत, उनको मिलाकर के 39 बना दिया गया। और आत्मने पद जो होते हैं वो 9 होते हैं। इसलिए यहाँ इसका सुबंत कितने हो गए? 21, तो 1 का बै। तिंगंत जो होते हैं 18, ये 100। और पद संज्ञक वर्ण जो होते हैं 39, ये द। और आत्मने पद होते हैं 9, ये ए। क्योंकि आपने सुबंत पढ़े होंगे, सुबंत यानी कि सुप है अंत में जिनके, सुप है अंत में जिनके, इनकी संख्या कितनी होती है? 21। फिर एक पढ़ा होगा आपने तिंगंत,
यानी कि तिंग हैं अंत में जिनके, इनकी संख्या 9 प्लस 9 बराबर कितनी हो गई 18। ये 9 तो होते हैं आत्मनेपद में, आत्मनेपद पद में, और ये 9 होते हैं परस्मयी पद में, है ना, परस्मयी पद में। और 21 और 18 को जोड़ेंगे तो बराबर कितने बन जाएंगे 39 वर्ण। इसलिए 39 वर्ण पद संज्ञक योग्य होते हैं। सुबंतों की संख्या 21 और तिंगंतों की संख्या 18 होती है। 18 भी 9 आत्मनेपद पद में होते हैं और 9 परस्मयी पद में होते हैं। तो हमने यहाँ लिखा कि आत्मनेपद पद भी कितने हो गए 9, और इसका सही आंसर जो निकल के आया वह निकल के आया 1। अगला सवाल यह कहता है कि घटिकायाम दृष्टवा अशुद्ध वाक्यम चिनुत। घड़ी को देखकर, घटिकायाम दृष्टवा घड़ी में देखकर अशुद्ध वाक्यम चिनुत, कौन से वाक्य का चयन करवा रहा है, अशुद्ध वाक्य का चयन करवा रहा है। यहाँ पर 5:35 हो गई हैं, 5:35 हो गई हैं। अब आप देखिएगा कि कितने कला ज़्यादा हो गई हैं, 35 मिनट, यानी कि आपको पंच 63 पढ़ना होगा, पंच 63 और कलोत्तर कितने मिनट 35 मिनट, यानी कि पंच 63 कलोत्तर कितने मिनट ज़्यादा हो गई है 35 मिनट। कितने बजने में 6 बजने 5 बजकर 2 पंचवादने, पंचवादने, ये इसका सही आंसर होगा। तो हम देखते हैं कि महेश है पंच 63 निमेषः, कि महेश 35 मिनट अधिक हो गई हैं, और पंचवादने क्रीडति 5 बजे खेलता है, कि महेश 5:35 पर खेलता है। ये वाक्य सही है, हमको अशुद्ध का चयन करना है। प्रदीप है 10 निमेषः न्यूना त्रिवादने शयनम करोति। प्रदीप 10 मिनट अधिक, 10 मिनट कम है, यहाँ पे न्यून पढ़ा गया है, कम है, कितने बजने में, त्रिवादने 3 बजने में, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या बताई गई है वो बताई गई है 2:50। तो ये सही कह रहा है कि 50 मिनट कम है, नहीं 50 मिनट ज़्यादा हो गई हैं, कितने बजकर 2 बजकर। लेकिन इसको दूसरे रूप में अगर देखा जाए तो 10 मिनट कम हैं, 10 मिनट कम है, कितने बजने में 3 मिनट में। तो हमने लिखा है कि 10 निमेषः न्यूना, यानी कि 10 मिनट कम हैं, 10 मिनट कम की बात कर रहे हैं, कितने बजने में, त्रिवादने 3 बजने में। तो ये वाक्य भी सही है। फिर ये कह रहा है कि 60 दूरदर्शनम पश्यति बालक है, 6 बजे, कितने बजे की बात कर रहा है 6 बजे की, कि 6 बजे दूरदर्शन देखता है बालक। यहाँ पर भी कितना समय दर्शाया गया है, यहाँ पर भी 6 बजे का समय दर्शाया गया है। तो ये वाक्य भी शुद्ध है। अब हम देखते हैं इसको कि रमा 10 निमेषोत्तर, यानी कि 10 मिनट ज़्यादा हो गई हैं, कितने पंचवादने 5:10, 5:10 पर क्या करती है, दूध लेकर आती है। रमा 10 निमेषोत्तर, रमा 10 मिनट ज़्यादा, पंचवादने 5:10 पर क्या लेकर के आती है, दूध लेकर आती है। यहाँ इसके अनुसार जो निकलने वाला समय है वो 5:10 है, जबकि यहाँ पर घड़ी में जो समय दर्शाया गया है वो 4:50 का दर्शाया गया है। तो यह वाक्य 4:50 को दर्शाता है, जबकि यह वाक्य 5:10 को दर्शाता है। अर्थात यहाँ पर 5 बजने में 10 मिनट की देरी है, यह गलत है। और राइट आंसर भी क्या, अशुद्ध वाक्य का जो उत्तर निकलेगा वो भी कौन निकलेगा, यही निकलेगा। अगला प्रश्न जानते हैं कि क्रम से है चिनुत, क्रम से चुनिए। तो देखिएगा, क्रम से अंतस्थ ऊष्म स्पर्श, स्पर्श ऊष्म अंतस्थ, ऊष्म अंतस्थ स्पर्श, स्पर्श अंतस्थ ऊष्म। सही मायने में क्या होता है कि संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 46। इन 46 वर्णों में से हम जो देखते हैं स्वर, एक तो कौन हो गया स्वर, और एक कौन हो गया व्यंजन, स्वर और व्यंजन हो गए। तो हमको जानना है कि जो व्यंजनों की संख्या 33 होती है, इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है स्पर्श में, एक बांटा गया है अंतस्थ में, और एक बांटा गया है ऊष्म में, इसमें बांटा है। तो हमने यहाँ पे यही क्रम पूछा है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्रम नहीं तोड़ा जाता, यहाँ पे क्रम नहीं तोड़ा जाता, क्योंकि कैसे लेकर के जो मैं तक पढ़े जाते हैं वो स्पर्श में पढ़े जाते हैं, और ये वह
रे ले, ये कहाँ पढ़े जाते हैं? इसमें पढ़े जाते हैं, जबकि से है ये यहाँ पढ़े जाते हैं। अच्छा, अब एक बात निकल करके आती है कि टेट 2009 में जो हुआ था उसमें ये क्रम पूछ लिया गया। इसके बाद में रीट भी जो हुआ था, रीट में भी ये सवाल पूछ लिया गया क्रम के हिसाब से। अगर अभी भी कहीं वर्तमान में सवाल जिंदा है तो ये स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म का क्रम जिंदा है, इसलिए हमने कहा कि क्रम से चुनिए। तो क्रम से चुनेंगे तो कौन आया? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है कि प्रत्याहार शब्दस्य अर्थः भवति, कि प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है कौन से शब्द का? प्रत्याहार शब्द का। प्रत्याहार का मतलब क्या वर्णों का मेल होता है, क्या वर्णों का योग होता है, क्या संक्षिप्तीकरण होता है, क्या वर्गीकरण होता है? आइए जानते हैं कि काश हमने ए ई उ ने एक माहेश्वरी सूत्र पढ़ा। माहेश्वरी सूत्र से हमने लिख दिया अण। क्या लिख दिया? अण। अब देखिएगा, अण का मतलब है ऐसे लेकर के न तक, अर्थात ऐसे लेके न तक। इसके बीच में आने वाले जितने भी वर्ण हैं ये कौन कौन पढ़े जाएंगे? ए ई उ। ये कौन सी स्थिति बन करके आ रही है? जैसे तुमने पढ़ा होगा डी ओ सी टी ओ आर, ये पढ़ा होगा। यहाँ पर एक तो डी ले लिया जाता है शुरू का, अंतिम आर ले लिया जाता है, और ये कौन सा तरीका हो गया? शॉर्टकट, यानी कि क्या कहेंगे इसे? संक्षिप्तीकरणम। इसलिए ध्यान रखना कि जो ये यहाँ पे प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया है, इस प्रत्याहार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है संक्षिप्तीकरणम, संक्षिप्त में पढ़ना। अगला प्रश्न, जानते हैं कि मेलनम कुरुत, मिलान कीजिए, यानी कि जो री स्वर होता है, इस री स्वर के होने वाले वर्णों की संख्या 18। री स्वर के 18 भेद होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ए ई उ री लिरी, ए ओ आई और औ। जब हम इनके स्वरों के हिसाब से वर्ण भेद पढ़ते हैं तो हमें पढ़ना होता है कि ए के 18 भेद, ई के 18 भेद, उ के 18 भेद, री के 18 भेद, लिरी के 12 भेद, आई ए के 12 भेद, ओ के 12 भेद, आई के भी 12 भेद और औ के भी 12 भेद, और जो भी है ना। तो बराबर यहाँ पे पूछा गया प्रश्न कौन सा है? री वर्ण के भेद कितने हो गए? री वर्ण के भेद 18 हो गए। फिर कह रहा है कि जो प्रत्यय होते हैं, जो यानी कि यहाँ पे प्रत्याहार और इस पृष्ठ वर्णों की संख्या कितनी है? इस पृष्ठ वर्णों की संख्या 25 होती है। अभी हम तुम्हें यहाँ बता रहे थे कि जो ये स्पर्श होते हैं, इस स्पर्श के लिए ही एक पंक्ति पढ़ी जाती है, कादयो मावसाना, कादयो मावसाना स्पर्शः, ये पढ़ा जाता है, कादयो मावसाना स्पर्शः। फिर हमको यहाँ पे इनकी संख्या भी जाननी है, तो कितने निकल के आते हैं? 25, है ना। तो अब हमारा जो सवाल है वो कह रहा है कि जो इस पृष्ठ वर्ण होते हैं, इन इस पृष्ठ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इसके बाद में हमको जानना है कि जो प्रत्याहार शब्द होता है, इस प्रत्याहार शब्द में हमको उत्तर ले लेना है ये 42, और ऊष्म रहित वर्णों में भी कितने निकल के आना है? 42। आइए हम जानते हैं कि अभी हमने जो जाना है कि ऊष्म रहित वर्ण, यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है? 4। और ऊष्म रहित वर्ण पूछे हैं हमने ये नहीं पूछा कि ऊष्म रहित व्यंजनों की संख्या कितनी है, हमने पूछा है ऊष्म रहित वर्णों की संख्या कितनी है। तो ऊष्म की संख्या कितनी हो गई? 4। जब 46 में से -4 करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 42। इसलिए यहाँ पर देखते हैं हम कि अगला प्रश्न जो निकल के आया, उत्तर जो छांटा हमने कि एक में से और प्रत्याहार 2 में ए, ये 2 में ए, स्पृष्ट वर्ण होते हैं ब, ये ब, और जो ऊष्म रहित वर्ण होते हैं द, ये द।
यानी कि द, श, ए, बैद, स, ए, बैद कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? इसका राइट आंसर भी यही होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि पाणिनीय व्याकरणे स्वराः सन्ति, कि पाणिनीय व्याकरण में स्वर हैं। तो देखिएगा कि पाणिनीय व्याकरण में होने वाले स्वरों की संख्या, क्या आप बताएंगे कि पाणिनीय व्याकरण में होने वाले स्वरों की संख्या कितनी होगी? तो देखिएगा इसमें पहला आंसर है एक विंशति त्रिविंशति वा। कौन सा पढ़ रहे हैं आप लोग? एक विंशति त्रिविंशति वा। और इसके बाद पढ़ रहे हैं आप एक विंशति द्वाविंशति वा 21। एक विंशति का मतलब होता है 21 और त्रिविंशति का मतलब होता है 23। इसका मतलब होता है एक विंशति का मतलब 21 और द्वाविंशति का मतलब होता है 22 और त्रिषष्ठी का मतलब आपको 63 मानना है और चतुष्षष्ठी का मतलब आपको 64 मानना है और द्विचत्वारिंशत् का मतलब आपको 42 मानना है। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि पाणिनीय व्याकरण में होने वाले जो स्वर हैं, तो पाणिनीय व्याकरण में कितने स्वर माने गए हैं? पाणिनीय व्याकरण में 21 या 22 स्वर माने हैं और 63 या जो 64 माने हैं वो क्या माने हैं? व्यंजन माने हैं। इस प्रकार से हमको पढ़ना है। अगला सवाल, अगला प्रश्न कहता है कि है वर्ण अस्ति। है वर्ण क्या है? देखिएगा कि जब हम कहीं अगर उच्चारण स्थान के आधार पर बातें करें, हमने जाना कि एक सूत्र पढ़ा होगा ए कु है विसर्ज नी या नाम कंठ है, यानी कि ये जो है वर्ण निकल के आता है, ये है वर्ण कहाँ से निकल के आ रहा है? कंठ से। तो बताइएगा कि है वर्ण कंठ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसके बाद में हम अभी पिछले क्वेश्चन के विषय में बातें कर रहे थे कि से है। अगर हमने वर्णमाला में देखा तो ये है वर्ण यहाँ निकल के आया, किस में निकल के आया? उस्म में निकल के आया। तो हमने यहाँ ये भी जाना कि ये क्या है? उस्म भी है। इसके बाद में हमने आभ्यंतर यत्न जाने, इस पृष्ठम और ईसत, इस पृष्ठम, ईसत विपरीतम, ईसत विपरीतम और विपरीतम, और एक होता है समविपरीतम, ये होता है। आभ्यंतर यत्न ये 5 हैं इनमें से। अब आप देखिएगा इसमें तो कौन आएगा? कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण पढ़े जाएंगे और इसमें पढ़ा जाएगा ये व रे ले, इसमें पढ़ा जाएगा से है। तो बताइएगा ये है वर्ण कहाँ आया? ईसत विपरीत में आया। हमने यहाँ क्या लिखा? ईसत विपरीत लिखा। इसके बाद में ईसत विपरीत यहाँ भी है, फिर घोष और महाप्राण। फिर आपने पढ़ा होगा कि एक तो अल्प प्राण पढ़ा होगा, अल्प प्राण, और एक पढ़ा होगा महाप्राण, यानी कि प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5, पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि दूसरा और चौथा। अल्प प्राण के अंदर ये व रेले आते हैं और महाप्राण के अंदर से है आते हैं। तो है कहाँ आया? है महाप्राण में आया। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा विवार श्वास अघोष और समवार नाद घोष, ये भी पढ़ा होगा, यानी कि घोष को ही बालक सघोष भी बोलते हैं। चलिएगा अब हम जानते हैं कि यहाँ पे अघोष के अंदर से पढ़ा जाता है, जबकि ये है कहाँ चला जाता है? इसमें चला जाता है। तो बताइएगा ये है कहाँ आया? घोष में आया। तो हमने क्या लिखा? घोष, अर्थात कंठे, ऊष्म, ईसत विपरीत, घोष और महाप्राण, इन सभी से होकर गुजरता है, इसलिए पहला और दूसरा सही हो गया। तो इसमें पहला और दूसरा केवल उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न कि चतुर्दश माहेश्वरी सूत्रेषु कह वर्ण द्विवारम आयाति, कि चतुर्दश मानी 14 माहेश्वरी सूत्रेषु, माहेश्वरी सूत्रों में ऐसा कौन सा वर्ण है जो 14 बार आता है? कौन सा वर्ण? द्विवारम, 2 बार। आयाति आता है। कौन सा वर्ण 2 बार आता है? तो ध्यान रखिएगा 14 माहेश्वरी सूत्र जो होते हैं उनमें है वर्ण 2 बार आता है। अगला प्रश्न, पाणिनि संदर्भे सत्य कथनम नास्ति, यानी कि पाणिनि जी के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। अब सत्य कथन नहीं है
इसका मतलब हमको जानना है कि कौन सा सही नहीं है। शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय भवत, यानी कि पाणिनि जी की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई, बिल्कुल हुई थी। अष्टाध्यायी पुस्तकें, अष्टाध्यायी पुस्तक में सकल सूत्राणी समस्त सूत्रों की संख्या 3965 है, यानी कि 3965 है। कम से कम 3965 हो सकते हैं और अधिकतम की संख्या 4000 बताई गई है, इसलिए ये बीच के आंकड़े भी मान्य होते हैं। इसके बाद में सपाद सप्ताध्यायी एक सूत्र पढ़ा जाता है अष्टाध्यायी में, जिसके अंतर्गत सपाद इति तात्पर्यम, सपाद का जो तात्पर्य होता है वो अष्टम अध्याय से 8वें अध्याय का कौन सा पाद होता है, प्रथम पाद। जैसा कि आप यहाँ पे एक सूत्र जानते हैं, सपाद सप्ताध्यायी, है ना, सपाद सप्ताध्यायी। अब ये सूत्र क्या कर रहा है, देखो सपाद का मतलब होता है 7.25, 1 2 3 4 5 6 7 अध्याय तो हम पूरे लिख लेते हैं, लेकिन 8वें अध्याय को 1/4 1/4 1/4 और 1/4, तो ये कह रहा है सप्तमानी 7, ये 7। लेकिन जब सपाद का मतलब समझना है तो ये 8वें अध्याय के पहले पाद को सवा में जोड़ दो, बराबर सपाद का मतलब क्या है। अब सपाद का मतलब सवा नहीं है, 8वें अध्याय का जो पहला पाद है ये इसकी गिनती किस में हो रही है, सपाद में। तो हमने पूछा है कि सपाद सप्ताध्यायी के अंतर्गत सपाद का तात्पर्य अष्टम अध्याय से 8वें अध्याय का पहला पाद है। 8वें अध्याय का कौन सा पाद है, पहला पाद है। और 7 गुणा 4 करेंगे तो कितने पाद निकल के आएंगे, 28 पाद हो गए, प्लस 8वें अध्याय का पहला पाद भी इसमें जुड़ जाएगा, तो बराबर सपाद सप्ताध्यायी में पादों की संख्या कितनी हो गई, 29। यदि प्रश्न ये हो कि सपाद सप्ताध्यायी के अंदर पादों की संख्या तो 29, और प्रश्न ये हो कि अष्टाध्यायी में पादों की संख्या तो 32 उत्तर मान्य होगा। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी पुस्तकें, अष्टाध्यायी पुस्तक में एकोन त्रिंशत बोलते हैं 29 को, पादासंति पाद हैं। क्या अष्टाध्यायी पुस्तक में पाद 29 हैं, नहीं हैं। 29 पाद तो किस में दर्शाए गए हैं, सपाद सप्ताध्यायी सूत्र में, और जबकि अष्टाध्यायी में कितने बताए हैं, अष्टाध्यायी के अंदर 8 अध्याय हैं, एक अध्याय में 4 पाद, बराबर कितने पाद हो गए, 32। मैं यही कह रहा था कि अष्टाध्यायी में पाद पूछे जाएं तो 32, सपाद सप्ताध्यायी में पाद पूछे जाएं तो 29, इसलिए ये क्या कह रहा है, सही नहीं है। अब सही कौन सा नहीं है, सही यही नहीं है, क्योंकि 29 पाद नहीं होते अष्टाध्यायी में, कितने पाद होते हैं, 32। अगला प्रश्न, लोप संज्ञा केन सूत्रेण भवति, लोप संज्ञा किस सूत्र से होती है, तस्य लोपः से नहीं, ये केवल और केवल लोप करता है। चूटू सूत्र ये केवल इत संज्ञा करता है, इत संज्ञा च वर्ग और ट वर्ग की। लसक्व तद्धिते ये भी केवल क्या करता है, इत संज्ञा करता है। और जो अदर्शनम लोप है ये क्या करता है, लोप संज्ञा, क्या करता है, लोप संज्ञा। जब सवाल लोप संज्ञा करने का पूछा जाए तो अदर्शनम लोप है, और जब सवाल केवल लोप करने का पूछा जाए तो तस्य लोप है। इसलिए पूछ रहा है लोप संज्ञा केन सूत्रेण भवति, लोप संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो अदर्शनम लोप है सूत्र से लोप संज्ञा होती है। अगला प्रश्न, येषाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन, पिलोत्स्वर, स्वर या अंतस्थ वर्ण। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वर्णों की संख्या 46, इन 46 वर्णों को कितनी जगह बांटा, 2 भागों में बांटा, एक तो किस में, स्वर में, और दूसरा किस में, व्यंजन में। अभी हम जानते हैं कि हम एक उदाहरण पढ़ते हैं, ये क्या मुझे बताएंगे इसका उच्चारण संभव है, इसका उच्चारण संभव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्वर नहीं है, और जब तक व्यंजन में स्वर नहीं मिलते तब तक उनका उच्चारण संभव नहीं होता। तो हमको पढ़ना होता है कि ये साम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। अरे जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है वो क्या कहलाते हैं, स्वर।
और ये साम उच्चारणम स्वर वर्णानाम सहयोगेन भवति, जिनका उच्चारण स्वर वर्णों के सहयोग से होता है वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। तो हमने प्रश्न पूछा है ये साम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण, स्वतंत्र रूप में होता है, वो कौन कहलाते हैं? स्वर। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वरहा। अगला प्रश्न, मेल नम कुरुत, मिलान कीजिए। तो देखिएगा सूत्र कह रहा है अकु है विसर्जनीय नाम कंठे, एक में से, एक में से। ईचुए सा नाम तालु, तो ये तालब्य, दो में एक, दो में एक। ऋतुर सणाम मूर्धन्य, मूर्धा मूर्धन्य, तीन में द, तीन में द। और लिरी तुलसा नाम दंत्य, यानी कि इसका ब हो जाएगा। तो ये है, मेल खा रहा है बराबर, इसका आंसर यही होगा। तालब्य स्थानम भवति, तालु का स्थान होता है। अब देखिएगा तालु का स्थान कहाँ होता है, तो हमको पढ़ना होता है कि कै वर्ग, ये चे वर्ग, ये टे वर्ग, तय वर्ग और ये पै वर्ग। मैं ये वर्ग की बात कर रहा हूँ, मैं ये वर्ग की बात कर रहा हूँ कि कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग। अब देखिएगा अकु है विसर्जनीय नाम कंठः, ये कहाँ से निकलते हैं? कंठ से। और इचु ये सा नाम तालु, ये तालु से निकलते हैं। इसके बाद में ऋतुर सणाम मूर्धा, ये वर्ण मूर्धा से निकलते हैं। फिर लिरी तुलसा नाम दंता, तो ये कहाँ से निकलते हैं? दंता से निकलते हैं। और उपु पदमानीय नाम ओष्ठौ, ये कहाँ से निकलते हैं? ओष्ठ से। आपने एक बात अभी तक जानी होगी कि कै वर्ग के बाद चे वर्ग पढ़ा जाता है, चे वर्ग के बाद टे वर्ग, टे वर्ग के बाद तय वर्ग, तय वर्ग के बाद पै वर्ग ही पढ़ा जाता है। अर्थात इनका कभी भी क्रम नहीं तोड़ा जाता, इनकी कभी भी क्रम की संख्या नहीं तोड़ी जाती। तो मैंने जो पूछा है प्रश्न की तालब्य स्थानम भवति, तालु का स्थान कहाँ होता है? जब इनका क्रम नहीं तोड़ा जाता तो बराबर इनका भी उच्चारणों का भी क्रम नहीं तोड़ा जाता। अब प्रश्न है तुम्हारा तालब्य स्थानम भवति, तालु का स्थान होता है, तो बताइएगा इस तालु का स्थान कहाँ होता है? उत्तरों के आधार पर कंठ और मूर्धा के मध्य में होता है। तो हमने जाना है कंठ और मूर्धा, छांटिए, कंठ और मूर्धा के मध्य में होता है। यदि प्रश्न ये पूछा जाता मूर्धाया स्थानम भवति, या मूर्धा का स्थान होता है तो तालुर दंत के बीच में। यदि प्रश्न होता दंतों का स्थान होता है तो मूर्धा और ओष्ठों के बीच में। ऐसे प्रश्न भी आप आसानी से बना सकते हैं। यह है एक बार कक्षा 10 में पूछा गया सवाल है। कहीं हम अगला प्रश्न जानते हैं। प्रश्न निकल के आता है मेलनम कुरुत, मेल कीजिए। देखिएगा विसर्जनीय जो विसर्ग होते हैं ये तो कहाँ से निकलते हैं? कंठ से, है ना, कंठ से निकलते हैं। तो तीन में बै, तीन में बै। इसके बाद में ईचुए सानाम तालु, ये और से कहाँ से निकलेंगे? तालु से। चार में क्या है? ए। चलिए लिरी तुलसा नाम दंता, ये कहाँ से निकलेंगे? लिरी और से कहाँ से निकलेंगे? दंता से, से। बच गया कौन? वह किस में आ जाएगा? ओष्ठ में, ये दय। अब ये प्रश्न हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ई के स्थान पर क्या होता है? ये, और ऊ के स्थान पर क्या होता है? वह, जबकि री के स्थान पर क्या होता है? रे, और लिरी के स्थान पर क्या होता है? ले, ये होता है। आप ध्यान रखना कि यदि ये का ई होता है ना, तो दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। और रे का जब री होगा तो इस दोनों का स्थान होगा मूर्धा। इसके बाद में ले का जब लिरी बनाओगे तो दोनों का उच्चारण स्थान होगा दंताह। लेकिन बात आती है कि वह, इस वह का जो उच्चारण स्थान होता है वकारस्य दंतोष्ठम, क्या निकल के आया? दंतोष्ठम, दंतोष्ठम। यदि एग्जामिनर दंत को अलग कर दे और ओष्ठ को अलग कर दे, है ना, दंत को अलग किया जाए और ओष्ठ को अलग किया जाए, तो जो सवाल निकल के आएगा कि यदि वह का दोनों को मिलाकर पूछ लिया जाए तो उत्तर ये हो जाएगा। लेकिन यदि दंत और ओष्ठ अलग अलग कर दिए जाएं तो ये वह होता किसकी जगह है? ये वह बनता है ऊ की जगह। फिर यहाँ पर ऊ का उच्चारण स्थान माना जाएगा, तो इसमें आएगा उपु पद्मानीय नाम ओष्ठौ, है ना, ऊ का उच्चारण स्थान माना जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओष्ठ। इसलिए हमने क्या जाना? यहाँ पे ओष्ठ जाना। फिर कहीं हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं, और अगला प्रश्न बन के आता है रूपरेखा अनुकरण विधि। रूपरेखा अनुकरण विधि कौन सी है? तो देखिएगा, आपने ऐसे किताबें छपी देखी होंगी, वर्तमान पाठ्य
पुस्तक प्रणाली जो चल रही है उसमें ये पुस्तकें छपी हुई देखी होंगी। अब आप क्या करोगे, आप बच्चे से कहिए कि बेटा इनको मिलाइए, तो बच्चा क्या करेगा, ऐसे मिलाएगा, इनको एक एक करके मिलाएगा, ऐसे मिलाएगा। उस बच्चे को रूपरेखा दे दी, क्या दे दी, रूपरेखा दे दी, ये रूपरेखा है। इस प्रकार से बच्चा मिलाने की कोशिश करेगा ऐसे आपस में सिखाने के बाद। अब ये क्या बन गया, ए। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो रूपरेखा विधि पूछी है, रूपरेखानुकरण विधि पूछी है, तो इसका राइट आंसर यही माना जाएगा, है ना। इसके बाद अगला प्रश्न, भाषायाः, भाषा का ऐसा कौन सा रूप है, भाषा का ऐसा कौन सा रूप है जो प्रत्यक्ष विद्यमान जनान बोध्यति। भाषा का लिखित रूप या मौखिक रूप, प्रत्यक्ष जनान बोध्यति, प्रत्यक्ष में जो लोग खड़े हैं उनको कैसे समझाएंगे, कैसे समझाएंगे, लिखकर समझाएंगे या बोलकर समझाएंगे। तो देखिएगा, भाषा का यदि मौखिक रूप है ना, तो भाषा का मौखिक रूप प्रत्यक्ष में विद्यमान लोगों को समझाता है, बोध कराता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, मौखिक रूप, है ना। अब संस्कृत शिक्षण से व्यवस्था, संस्कृत शिक्षण की जो व्यवस्था होती है वह अंतर्मुखी होती है या बहिर्मुखी होती है या उभयमुखी होती है या कोई नहीं होती। तो जब हम अध्ययन करते हैं तो पढ़ने में आता है कि संस्कृत शिक्षण की जो व्यवस्था होती है वह बहिर्मुखी होती है ना। अर्थबोधनम बिना पठनम, अर्थबोधनम, अर्थ को जाने बगैर, बिना मानी बगैर, यानी कि अर्थ को बिना जाने पढ़ना क्या कहलाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, घर में बने मंदिर में, और आपने एक श्लोक पढ़ा कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एतास्तु न पूजयन्ते तत्रः फलाः सर्वा क्रियाः। आप इस वाचन को करके, इस पद का वाचन करके और रसोई घर में जाते हैं, कहते हैं पत्नी से कि हे भामिनी आपने खाना बना दिया क्या। अब वह कहती है कि श्रीमान 5 मिनट रुक जाइए, खाना तैयार है, और आपने उसके थप्पड़ लगा दिया। इट मीन्स आप जो अभी पूजा मंदिर में पढ़ के आए हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जो आप पढ़ के आए हैं उसका तुमने अर्थ नहीं जाना। नहीं तो कहते कि कोई बात नहीं, 5 मिनट के बजाय 10 मिनट में बना लीजिए। अब यहाँ पे तुमने देखा कि पढ़ के तो तुम आए हो, मंत्र तो पढ़ के आए हो, पूजा तो करके आए हो, लेकिन आपने उसका अर्थ नहीं जाना। तो जब बालक कक्षा में अर्थ जाने बगैर पढ़ता है तो वह केवल शब्दों का उच्चारण मात्र होता है, अर्थात शब्दोच्चारणम मात्रम भवति। बिना अर्थ को जाने पढ़ना शब्दों का उच्चारण मात्र होता है। इसके बाद में अगला सवाल है, अध्यापकेन क्रियते, अध्यापक के द्वारा किया जाता है। देखो, अनुकरण वाचन बालक करता है। अनुकरण वाचन कौन करता है, अनुकरण वाचन करता है बालक, ये बालक करता है। मौन वाचन का संबंध भी बालक से ही होता है, सैसुर वाचन का संबंध भी बालक से ही होता है, लेकिन जो आदर्श वाचन या आदर्श पाठनम होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, अध्यापक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भाषण कौशल से प्रयोजनम नास्ति। मैंने भाषण कौशल, मैंने कौन से कौशल की बात की है, भाषण कौशल की, लेकिन भाषण कौशल का जो प्रयोजन नहीं है, भाषण कौशल का प्रयोजन नहीं है, तो प्रयोजन नहीं की पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा भाषण कौशल का ऐसा कौन सा प्रयोजन है जो नहीं है। तो देखिएगा, भाषण कौशल से उच्चारण स्पष्ट और दोष रहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। छात्रेषु एकतायाः भावनाया विकास कर्तव्यम, छात्रों में एकता की भावना का विकास करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। भाषण कौशल से ये सब होते हैं। और छात्राणाम शब्द भंडारे वृद्धि भवति, अगर भाषण कौशल करेंगे तो छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। क्या भाषण कौशल के समय छात्रेषु मनोरंजनम न कर्तव्यम, मनोरंजन नहीं करना चाहिए, ये नए उत्तर को बिगाड़ दिया। इसलिए छात्रों में मनोरंजन करना चाहिए, लेकिन ये लाइन क्या कह रही है, नहीं करना चाहिए, तो ये कह रहा है सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। अगला प्रश्न है, वाणी रूपे भाव प्रकटनम, वाणी के रूप में भावों को प्रकट करना। माना कि मैं अब आपके सामने बोल रहा हूं, मेरे विचारों को तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रख रहा हूं, तो वाणी के रूप में जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें संस्कृत शिक्षण विधियों के माध्यम से क्या कहा जाता है, वाणी रूपे भाव प्रकटनम भाषणम एव कथ्यते, यानी कि वाणी के रूप में भावों को प्रकट करना भाषण कहलाता है। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न निकल के आता है,
अगला प्रश्न निकल के आता है कि लेखन शिक्षण से उद्देश्यम नास्ति, कि लेखन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब लेखन शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? एकाग्रता की शक्ति का विकास करना। बिल्कुल, एकाग्रता की शक्ति का विकास करना लेखन शिक्षण का उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य है। हमको क्या छांटना है? नहीं है। और विराम चिन्ह आदि नाम प्रयोग ज्ञानम, अगर बालक से तुम लिखवाओगे तो विराम चिन्ह आदि का प्रयोग करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। संस्कृत भाषा शुद्ध और स्पष्ट सुंदर लेखन का अभ्यास बिल्कुल होगा। छात्राणाम लेखन शक्ति न वर्धनम, देखो उत्तर तो यहाँ पे है छात्राणाम लेखन शक्ति, छात्रों की लेखन शक्ति को नहीं बढ़ाता है ना। लेखन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? छात्रों की लेखन शक्ति को नहीं बढ़ाना, अर्थात लेखन शिक्षण का उद्देश्य छात्रों की लेखन शक्ति को बढ़ाना होता है, जबकि इस ने इस उत्तर को निकाल दिया। इसलिए लेखन शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? छात्रों की लेखन शक्ति को नहीं बढ़ाना। वाचनम भवति, वाचन होता है। वाचन कितनी बार होता है? 3 बार। ध्यान रखिएगा कि कक्ष में जब अध्यापक पढ़ा रहा होता है तो वाचन पढ़ाते समय 3 बार होगा। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम वाचन में अध्यापक बोलता है, बालक सुनता है। द्वितीय वाचन में अध्यापक बोलता है, बालक लिखता है। तृतीय वाचन में अध्यापक बोलता है और बालक अशुद्धि संशोधन करता है। तो 3 वाचन हो गए। तीनों वाचनों में अध्यापक बोलेगा और तीनों वाचनों में से पहले वाचन में बालक सुनेगा, द्वितीय वाचन में लिखेगा और तृतीय वाचन में अशुद्धि संशोधन करेगा। इसलिए कक्ष में कितनी बार वाचन हुआ? 3 बार। अगला प्रश्न निकल के आता है छात्रई न क्रियते, छात्र के द्वारा नहीं किया जाता है। देखो, व्यक्तिगत पठन बालक करता है, वो व्यक्तिगत रूप से भी पढ़ता है, सामूहिक रूप से भी पढ़ता है, अनुकरण रूप में भी पढ़ता है, लेकिन अनुपठन अध्यापक के द्वारा किया जाता है। तो छात्र के द्वारा क्या नहीं किया जाता है? अनुपठन। अब अशुद्धि निवारणम भवति, अशुद्धियों का निवारण होता है। अशुद्धियों का निवारण होता है, कैसे होता है? निदान उपचार के माध्यम से, या परिष्कार विधि के माध्यम से, या अनुकरण विधि के माध्यम से। देखो, अशुद्धियों का संशोधन जो तुम करोगे ना, अशुद्धियों के संशोधन में इन सभी की आवश्यकता होगी, जैसे कि निदान उपचार माध्यमेन, यानी कि निदानात्मक उपचार के माध्यम से। अब निदानात्मक उपचार के माध्यम से कि आप मान लीजिएगा कक्ष में पढ़ा रहे हो और बालक अशुद्धि कर रहा है, तो आप क्या करेंगे इसकी जगह? कि बालक की अशुद्धियों का पहले तो निदान करेंगे, है ना, पता लगाएंगे, और परिष्कार विधि के माध्यम से भी अशुद्धि संशोधन होता है ना। कि राजस्थान प्रांत में बाजरे की सफल बोई जाती है। एक प्रश्न आ गया है ना, राजस्थान प्रांत में बाजरे की सफल बोई जाती है। अब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करोगे? सफल के स्थान पर क्या लिखवाओगे? फसल। अब एक अध्यापक के द्वारा काम ली जाने वाली जो विधि है, उस विधि का नाम है परिष्कार विधि। अगर कहीं पुस्तक में मिस प्रिंट आ गया है या गलती अशुद्धि छपके आ गई है, तो एक अध्यापक होने के नाते आप परिष्कार विधि का प्रयोग कीजिए और उस अशुद्ध शब्द को हटा करके शुद्ध शब्द में बदल दीजिए। वही विधि कौन सी है? परिष्कार विधि है। और अनुकरण विधि भी क्या करता है? अशुद्धि का निवारण करता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वे। आपने इतना जाना और